हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एकेडमी में वर्ग 3 चयन परीक्षा की इस सीरीज में। आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री की यूनिट 14 के हाइड्रोकार्बन के सारे टॉपिक्स कवर। आज की क्लास मास्टर क्लास होने वाली है। इसमें सभी टॉपिक के मेन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कार्बन एवं हाइड्रोजन के योग को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन एक प्राकृतिक स्रोत पेट्रोलियम कच्चा तेल है जिसे प्रकृति द्वारा पृथ्वी में कुछ विशेष प्रकार के अवसादी चट्टानों के बीच बने भंडारों में संरक्षित किया गया है। हाइड्रोकार्बन मेनली किससे बने होते हैं? कार्बन प्लस हाइड्रोजन से। हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिस हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक सहसंयोजी आबंधों द्वारा संतुष्ट होती हैं, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहते हैं। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n+2 द्वारा दर्शाया जा सकता है, जहां N किसी अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या दर्शाता है। जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि एल्केनों के प्रमुख उदाहरण हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं जैसे यहाँ पर कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4, और इन चारों संयोजकता में कोई तत्व जैसे हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है, तो ये क्या बन जाता है? एक हाइड्रोकार्बन। और ये कौन सा हाइड्रोकार्बन बन गया है? तो मीथेन। इसकी सारी संयोजकताएं क्या हो रही है? संतृप्त हो रही है। कौन सा आबंध बना है? तो सहसंयोजी आबंध बना है। और इसका सामान्य सूत्र यहाँ देखिए आप, C1 है और क्या है? H4 है। इसका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? CnH2n+2। यहाँ पर N क्या है? कि किसी अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या। दूसरा प्रकार है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो वे हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या हो, कम से कम 2 निकट कार्बन परमाणु आपस में द्विआबंध या त्रिआबंध बनाकर अपनी संयोजकता को संतुष्ट करते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे संतृप्त में क्या हो रहा था? कार्बन की चारों संयोजकता हाइड्रोजन संतृप्त कर रहा था, पर यहाँ पर क्या होगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन जो है कार्बन के साथ ही जुड़ा होगा, या तो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा या ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा। अगर वह क्या हो, द्विआबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अगर कार्बन के साथ कार्बन 2 आबंधों से जुड़ा है तो वो क्या कहलाते हैं? एल्कीन कहलाते हैं। और एल्कीन श्रेणी का सामान्य रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CnH2n। और इस श्रेणी का पहला सदस्य क्या हो जाएगा? तो इस श्रेणी का पहला सदस्य हो जाएगा एथीन, जिसका सूत्र है C2H4। और त्रिआबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्काइन कहलाते हैं। एल्काइन श्रेणी का सामान्य रासायनिक सूत्र CnH2n-2 होता है। और इस श्रेणी का पहला सदस्य क्या कहलाता है? एथाइन कहलाता है, जिसका सूत्र है C2H2। तीसरा प्रकार क्या होता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, जैसे बेंजीन C6H6 सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है बेंजीन। और इसकी संरचना कैसी होती है? वलय। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की संरचना क्या होती है? रिंग के समान होती है, वलय आकार होती है। निम्न प्रकार है बेंजीन की संरचना। यहाँ पर देखिए आप, जो कार्बन है तो कार्बन 6 है, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें कार्बन कहीं पे सिंगल बॉन्ड के साथ और कहीं डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, और हर कार्बन जो है एक एक हाइड्रोजन के साथ भी जुड़ा है। ये क्या है? बेंजीन की संरचना है। और बेंजीन की संरचना में अनुनाद पाया जाता है। ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ भी हो सकता है, यहाँ सिंगल बॉन्ड भी आ सकता है, कुछ इस प्रकार। जैसे यहाँ C है और ये इस प्रकार कार्बन है 6, और यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ डबल बॉन्ड भी आ सकता है, यहाँ सिंगल बॉन्ड आ सकता है, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड। इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि बेंजीन की संरचना कैसी होती है? तो अनुनाद होती है, अनुनाद क्रम में होती है। और कुछ इस प्रकार से भी इसे बनाया जाता है बेंजीन की संरचना को।
अब देखते हैं हम अगला टॉपिक है इसमें समयावता। जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणु सूत्र क्या हो, समान हो, परंतु उनके गुणों में अंतर होता है और इस विशेष गुण को क्या कहते हैं, समयावता कहते हैं। और प्राप्त यौगिक एक दूसरे के समयावयवी कहलाते हैं। जब दो या दो से अधिक यौगिक के अणु सूत्र क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। अणु सूत्र क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, पर उनके गुणों में क्या हो जाए, अंतर, तब वो अब एक दूसरे के समयावयवी हो जाएंगे और इस गुण को क्या कहेंगे, समयावता कहेंगे। समयावता जो है दो प्रकार की होती है, एक होती है संरचनात्मक और दूसरी होती है त्रिविम। तो संरचनात्मक समयावता क्या होती है कि ये परमाणु भिन्न बंधों के कारण उत्पन्न होती है। जब क्या हो, दो यौगिकों के अणु सूत्र क्या हो, समान हो, पर उनमें भिन्न बंध हो, तो वो क्या ऐसी समयावता कहलाएगी, संरचनात्मक समयावता कहलाएगी। त्रिविम समयावता कब होती है, जब क्या हो, यह अंतरिक्ष में परमाणुओं के भिन्न प्रबंध के कारण उत्पन्न होती है, त्रिविम समयावता। अगला टॉपिक है बहुलीकरण। बहुलीकरण क्या होता है, जब एक ही यौगिक के दो अथवा अधिक अणु आपस में क्या कर लें, संयोग करके एक बड़ा अणु बनाते हैं, तब इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, बहुलीकरण कहा जाता है। इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु को क्या कहेंगे, मोनोमर कहेंगे, और उत्पाद को क्या कहेंगे, पॉलीमर कहेंगे, यानी बहुलक कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर एक कोई अणु है और ये अणु जो है अभी क्या है, मोनोमर है। क्या है ये, मोनोमर है। पर बहुत सारे अणु आपस में संयोग करके कोई क्या करे, एक बड़ा अणु बना ले, ये उसने बड़ा अणु बना लिया, तो इसे क्या कह देंगे, पॉलीमर कह देंगे, यानी बहुलक। और इस क्रिया को क्या कह देंगे, बहुलीकरण। अब बहुलीकरण की विशेषताएं क्या होती है, इसमें एक ही यौगिक के अणु परस्पर संयोग करते हैं, किसी भी अणु का निष्कर्षण नहीं होता है। बहुलक का अणुभार मूल यौगिक के अणुभार का क्या होगा, गुणक होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर इसका अणुभार जितना है, अब जितने अणु इसमें जुड़े हैं, मान लीजिए यहाँ पर 20 अणु जोड़कर दूसरा पॉलीमर बनाया, तो इसका अणुभार क्या हो जाएगा, मोनोमर का अणुभार गुणा 20, यानी इसका क्या होगा, गुणक होगा। अब प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो स्टार्च एवं सेल्यूलोज जो है प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण है। प्लास्टिक क्या होता है, तो प्राकृतिक प्लास्टिक का एक उदाहरण है लौह। रासायनिक विधि से तैयार प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा होता है थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक। क्या होता है थर्मोप्लास्टिक, तो थर्मोप्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक होता है कि यह गर्म करने पर क्या हो, मुलायम, तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाता है। यह गुण इसमें सदैव मौजूद रहे, चाहे वह क्या हो, कितनी बार भी ठंडा या गर्म किया जाए, यानी इसे चाहे कितने बार भी ठंडा गर्म किया जाए, कितने बार भी गर्म करके इसका आकार बदला जा सकता है। जिन कार्बनिक यौगिकों के अंत में क्या हो, द्वि आबंध रहता है, उनके योग बहुलीकरण से थर्मोप्लास्टिक बनते हैं। उदाहरण के लिए पॉलीस्टीरीन, पॉलीथीन, नायलॉन एवं पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन आदि। ये कैसे प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक के नाम याद रखिएगा, टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन, नायलॉन और पॉलीस्टीरीन। पॉलीथीन क्या होता है, तो पॉलीथीन जो है एथिलीन यानी C2H4 को उच्च ताप एवं उच्च दाब पर बहुलीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है। तो इसका उपयोग किसमें किया जाता है, तार के ऊपर का आवरण बनाने में, पैकिंग थैलियां बनाने में होता है। अगला थर्मोप्लास्टिक है पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन बनता है फेनिल एथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप। इसका उपयोग अम्ल रखने की बोतल, सेलों के कवर आदि बनाने में होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। इसका उपयोग पतली चादर, फिल्म, बरसाती सीट कवर आदि बनाने में होता है। इनके मोनोमर से याद रखिएगा, पॉलीथीन का मोनोमर है एथिलीन, पॉलीस्टाइरीन का मोनोमर है फेनिल एथिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर है विनाइल क्लोराइड। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, यह वह प्लास्टिक है जो पहली बार
गर्म करते समय मुलायम हो जाता है और इसे इच्छित आकार में ढाल लिया जाता है और इसे पुनः गर्म करके क्या किया नहीं जा सकता, मुलायम नहीं किया जा सकता। और इस प्रकार के अनुत्क्रमणीय बहुलकों को ताप दृढ़ बहुलक भी कहते हैं। उदाहरण है बेकेलाइट तथा बेलामाइन। ये ऐसे प्लास्टिक हैं जब इन्हें एक बार बना दिया जाए और इनका आकार बना दिया जाए तो ये क्या नहीं होते, वापस गर्म करने पर फिर से मुलायम नहीं होते हैं। इसलिए ये प्लास्टिक क्या कहलाते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जैसे बेकेलाइट को बनाया जाता है फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग रेडियो, टेलीविजन आदि के केस, बाल्टी बनाने में किया जाता है। आपने देखा होगा कुकर का हैंडल, वह भी किससे बनाया जाता है, बेकेलाइट से। वह गर्म करने पर पिघलता नहीं है। अब जानते हैं हम रबड़ को। रबड़ दो प्रकार की होती है, पहली तो होती है प्राकृतिक रबड़ और दूसरी होती है संश्लिष्ट रबड़। तो प्राकृतिक रबड़ क्या होती है, यह आइसोप्रीन का बहुलक होता है। यह एक थर्मोप्लास्टिक है। कैसा है, थर्मोप्लास्टिक है। प्राकृतिक रबड़ को याद रखिएगा, आइसोप्रीन का बहुलक है। बल्कनीकरण क्या होता है, तो प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ मिलकर क्या करते हैं, गर्म करने की क्रिया बल्कनीकरण कहलाती है। इसके बाद रबड़ एक निश्चित आकार ग्रहण कर लेता है और इस प्रकार के रबड़ का उपयोग दस्ताने, रबर बैंड बनाने में किया जाता है। रबड़ आसानी से कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। प्राकृतिक रबड़ काफी मुलायम होता है। इस कठोर बनाने के लिए क्या करते हैं, कार्बन मिलाया जाता है और इसका प्रयोग ट्यूब, टायर आदि बनाने में किया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जो रबड़ है वो आसानी से किस में घुल जाता है, तो कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। और इसे कठोर बनाने के लिए क्या किया जाता है, तो कार्बन मिलाया जाता है। प्रयोग तो आप सभी जानते हैं, ट्यूब, टायर आदि बनाने में किया जाता है। अब जानते हैं हम संश्लिष्ट रबड़ के बारे में। तो संश्लिष्ट रबड़ जो है दो प्रकार की होती है। पहली होती है नियोप्रिन, दूसरी होती है थाइकोल। नियोप्रिन जो है 2-क्लोरोब्यूटाडाइन के बहुलीकरण से बनता है। इसका उपयोग विद्युत रोधी पदार्थ, विद्युत तार, कन्वेयर बेल्ट, खनिज तेल ले जाने वाले पाइप बनाने में किया जाता है। इनके जो है मोनोमर याद रख करिए आप, 2-क्लोरोब्यूटाडाइन, क्योंकि ज्यादातर मोनोमर पर क्वेश्चन आते हैं। दूसरा है थाइकोल। यह दूसरा कृत्रिम रबड़ है जो किससे बनता है, डाइक्लोरो एथेन को पॉलीसल्फाइड की प्रतिक्रिया से बनाया जाता है। इसका उपयोग खनिज तेल ले जाने वाले पाइप बनाने में, विलायक जमा करने वाले टैंक आदि बनाने में किया जाता है। थाइकोल रबड़ को ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायनों के साथ मिलाकर रॉकेट ईंधन में ठोस ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। रॉकेट ईंधन पर प्रश्न बनता है, तो एक तो हाइड्रोजन का उपयोग भी किया जाता है और थाइकोल रबड़ को क्या करते हैं, ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायनों के साथ मिलाकर ठोस ईंधन के रूप में यूज कर सकते हैं। अगला टॉपिक है रेसे। वे श्रृंखला युक्त ठोस जिनकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा क्या हो, सैकड़ों या हजारों गुना अधिक हो, रेसे कहलाते हैं। यहां पर हम जानेंगे कुछ रासायनिक रेसों के बारे में। पहला है नायलॉन। तो नायलॉन शब्द न्यूयॉर्क शहर के NY तथा लंदन के LON को मिलाकर बनाया है नायलॉन। नायलॉन ऐसे छोटे कार्बनिक अणुओं के बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं है। यह एक पॉलीएमाइड रेसे का उदाहरण है जिसमें एमाइड समूह प्रत्येक इकाई पर होता है तथा बार बार दोहराया जाता है। पॉलीएमाइड रेसा बनाने के लिए 2 एमीन समूह युक्त किसी कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया किसी ऐसे कार्बनिक यौगिक के साथ की जाती है जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 समूह हों। नायलॉन मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा था
इसका निर्माण सर्वप्रथम सन 1935 में किया गया था तथा व्यापारिक स्तर पर पहली बार सन 1939 में महिलाओं के लिए जुराबें इससे बनाई गई थी। नायलॉन का उपयोग मछली पकड़ने के जाल, पैरासूट के कपड़ा में, टायर, दांत ब्रश, पर्वतारोहण के लिए रस्सी आदि में होता है। अगला रासायनिक रेशा है रेयॉन। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशे को रेयॉन कहते हैं। रेयॉन बनाने के लिए सेल्यूलोज कागज की लुगदी या कास्ट को लिया जाता है। इसे सांद्र तथा ठंडे सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कार्बन डाइसल्फाइड से क्या करते हैं, उपचारित करते हैं। इसके बाद इस सेल्यूलोज के विलयन को धातु बेलनों में बने छिद्रों में से होकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में गिराया जाता है। यहाँ इसके लंबे लंबे तंतु बन जाते हैं। रेयॉन रासायनिक दृष्टि से सूत के समान है। रेयॉन का उपयोग कपड़ा बनाने में, कालीन बनाने में, चिकित्सा क्षेत्र में लिंट तथा जाली बनाने के लिए किया जाता है। अगला रासायनिक रेशा है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर इसे इंग्लैंड में विकसित किया गया था और इसे संश्लिष्ट करने के लिए दो हाइड्रोक्सिल समूह युक्त कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया दो कार्बोक्सिलिक समूह के यौगिक के साथ की जाती है। हाइड्रोक्सिल तथा कार्बोक्सिलिक समूह के मध्य अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप एस्टर समूह बनता है। क्योंकि इस रेशे में अनेक एस्टर समूह होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पॉलिस्टर। पॉलिस्टर का उपयोग कपड़े के रूप में, पाल नौकाओं का पाल बनाने में, अग्निशमन में प्रयुक्त हौज पाइप बनाने में प्रयोग किया जाता है। अगला रासायनिक रेशा है कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला से बने होते हैं। इनका संक्षारण नहीं होता है। क्या नहीं होता, इनका संक्षारण नहीं होता। इसका निर्माण संश्लिष्ट रेशों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके किया जाता है, जिससे रेशे अपघटित होकर कार्बन फाइबर उत्पन्न करते हैं। इसका उपयोग अंतरिक्ष यान या खेलकूद की सामग्री बनाने में होता है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम उद्योग। पेट्रोलियम प्रायः प्राकृतिक गैस के नीचे पाया जाता है। कच्चे पेट्रोलियम को प्रभाजी आशवन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। इसमें भिन्न भिन्न क्वथनांक पर संघनित प्रभाज पृथक पृथक इकट्ठे कर लिए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, पेट्रोलियम का उत्पादन कहा जाता है। पेट्रोलियम का उत्पादन देखिए, पेट्रोलियम प्रभाजों के नाम, ताप परिसर, कार्बन परमाणुओं की संख्या और उपयोग। तो पहला है प्राकृतिक गैस। इसका ताप परिसर होता है 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे। इसमें कार्बन परमाणु की संख्या होती है C1 से लेके C4 तक। उपयोग होता है रसोई गैस के रूप में। दूसरा है पेट्रोल या गैसोलीन। तो 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक इसका ताप परिसर है। कार्बन की संख्या है C5 से लेके C10 तक। उपयोग होता है ईंधन, मोटर में या स्प्रिट के रूप में। अगला है नेफ्था। नेफ्था का ताप परिसर है 100 डिग्री सेल्सियस से 180 डिग्री सेल्सियस तक। कार्बन की संख्या C7 से लेके C12 तक। उपयोग होता है संश्लिष्ट रेशे के उत्पादन के रूप में। अगला है इसमें केरोसिन तेल। तो केरोसिन तेल का ताप परिसर है 175 डिग्री सेल्सियस से लेके 250 डिग्री सेल्सियस तक। कार्बन की संख्या है C10 से लेके C15 तक। लैंप एवं स्टोव जलाने के लिए ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला प्रभाज है इसमें डीजल। 250 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक ताप परिसर है। कार्बन की संख्या C16 से लेके C20 तक। डीजल इंजन के ईंधन के रूप में उपयोग होता है। अगला प्रभाज स्नेहक तेल। इसका ताप परिसर होता है 350 से लेके 450 डिग्री सेल्सियस तक। कार्बन की संख्या C20 से लेके C30 तक। स्नेहक के रूप में एवं दवा बनाने में उपयोग किया जाता है। अगला प्रभाज है पेट्रोलियम जेली।
इसका ताप परिसर होता है 450 से लेकर 500 डिग्री सेल्सियस तक। कार्बन की संख्या होती है C30 से लेकर C35 तक। स्नेहक एवं दवा बनाने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें पैराफिन मोम। इसका ताप परिसर होता है 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। कार्बन की संख्या C35 से लेकर C40 तक। मोमबत्ती एवं जल विरोधी बनाने में उपयोग किया जाता है। और सबसे अंतिम है कोल तार। तो कोल तार क्या है? एक अपशिष्ट है, उपयोग किया जाता है इसका सड़क बनाने में। तो दोस्तों यहाँ पर हमने हाइड्रोजन से रिलेटेड सभी मेन टॉपिक कवर कर लिए हैं। अभी हमारे सिलेबस से कुछ टॉपिक रह गए हैं, जैसे कि नामकरण। तो ये हम जो है नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको जो है हाइड्रोकार्बन में कौन सा टॉपिक ज्यादा टफ लगता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।